अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, FBI ने तमाम स्टेक होल्डर से 10 मार्च तक बजट 2021 और 22 के लिए तजावीज़ मांगी हैं। ताजिर बरदरी क्या चाहती है, हुकूमत की इस बजट में क्या हिकमत अमली होगी और ज़मीन हक़ाइक़ क्या कहते हैं, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोहेल शारी साहब। आप साबिक़ सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शब्बीर साहब। आप साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार के और चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टैक्स फोरम के। उनके साथ मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं और चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। सोहेल साहब, जो ये बजट अब जो मौजूदा चल रहा है, हुकूमत ने ये इसका टैक्स हदफ रखा था 4,963 अरब रुपया। कुल जो तखमीना था वो 7,295 अरब रुपये का रखा था और आमदन का 6,573 अरब रुपये। आप क्या समझते हैं ये हुकूमत की जो हिकमत अमली थी इस साल में वो कहाँ तक कामयाब हुई है और ताजर बरदरी कहाँ तक खुश है हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, टारगेट भी जो रखा गया वो IMF के कहने पे रखा गया, और जैसे आपने ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की है वो देखे बगैर ही, क्योंकि इस वक्त कोविड का भी ज़माना चल रहा था तो वो बड़ा एम्बिशियस था और शुरू से ही पता था कि ये अचीव नहीं होगा। और उससे आप देख लें कि बिजनेसमैन या ताजर बरदरी क्या खुश होगी, क्योंकि असल बात तो जो टैक्सेशन पे तो मेरे दोस्त ही बताएंगे, मगर हम बिजनेसमैन बुनियादी तौर पे ये समझते हैं कि अगर बिजनेस पे की ग्रोथ होगी तो फिर रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर आप बजट सिर्फ इसलिए बनाएं कि सिर्फ हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, रेवेन्यू हासिल करना है, तो फिर बजट का कोई हासिल नहीं है, क्योंकि जब तक आप बिज़नेस को प्रमोट नहीं करेंगे, उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन के जितने भी आप हदफ लगाएंगे वो कामयाब नहीं होंगे। और फिर इस दफ़ा भी चूँकि आप फिर IMF की तरफ जा रहे हैं और उनसे आप दोबारा से उनकी जो है उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने 2.5 बिलियन के करीब दिया, 6 का उनका हदफ था, अभी तक दोबारा से उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर वो सारी बातें वही करेंगे कि जो एक क्योंकि IMF जो है वो डेट इन्फोर्सर है, कि वो अगर कर्जा देता है तो फिर वो आपसे अपनी चीज़ें मनवाता है। तो इसलिए ये बजट भी जो है बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तो ये फिर वाशिंगटन में बने या फिर ये इस्लामाबाद में बने, और अगर ये इस्लामाबाद में बनता है तो फिर उसको ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए कि आप बिजनेसेस को कैसे पनपाएंगे ताकि वो जितनी ज़्यादा पैसे कमाएंगे उतना ज़्यादा टैक्स देंगे। इसमें जो सबसे पहली बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आज तक कोई सिंसियर एफर्ट नहीं किया गया कि बिज़नेस को रजिस्टर किया जाए। अब एक प्लाज़ा बनता है, उसमें 200 दुकानें खुलती हैं, जो मर्जी चाहे जो मर्जी दुकान खोल ले, कोई भी रजिस्टर नहीं हुई। तो ये एक पॉलिसी की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है कि आप हर दुकान, हर बिज़नेस वो रजिस्टर हो। सोहेल साहब, जब वो रजिस्टर करने की बात करती है हुकूमत, कोई एक्शन लेती है, ताजिर बरदरी सरापा एहतजाज हो जाती नहीं, है। ऐसी कोई बात नहीं दूसरी है। तरफ हम जब देखते हैं हुकूमत जो कर्ज लेने पड़ते हैं, हमारी जो मुल्क का जो अखराजात हैं वो 8,000 अरब रुपये हैं। आज हम 4,000 अरब रुपये पे हमारा टैक्स टारगेट है, तो हुकूमत की मजबूरी जाना, तो वो टैक्स आमदन को किस तरह बढ़ाए हुकूमत? फिर ताजिर बरदरी उसके साथ क्या तामुल कर सकती है? मैं कह रहा हूँ ना कि जी इसको सबसे पहले रजिस्टर करें। आपको याद होगा हमारे बच्चों ने भी तो टांगे को भी नंबर लगा होता था, रेडी को भी नंबर लगा होता था, तो वो जब कहते थे तो लगता था ना, ऐसी बात नहीं। अभी भी कोई रजिस्टर नहीं करेगा अगर सबको इन्वॉल्व करके स्टेक होल्डर से बात करके पहले रजिस्टर करें, फिर एक आधा साल उनको छूट दे के फिर उन पर टैक्स थोड़ा टैक्स लगाएं। जब टैक्स नेट ब्रॉड होगा तो फिर ही ये जो आप हदफ कह रहे हैं मतलब कि 8 ट्रिलियन का, तो वो तभी इकट्ठा होगा। सोहेल साहब, जितने चैम्बर हैं आपके, माशाल्लाह चैम्बर की एफर्ट्स सबके सामने होती हैं। वो हुकूमत के आला जो हकाम है उनसे वो गुफ्तगू करते हैं, उनको अपने चैम्बर्स में बुलाते हैं। आज तक चैम्बर ने ये बात नहीं उठाई जो फिनांस पार्लियामेंट की जो फिनांस पार्लियामानी कमेटी है वो बजट उसको बनाना चाहिए। आज तक FBI हमारे 74 सालों में बनाता आ रहा है, क्यों चैम्बर क्यों आवाज़ नहीं उठाता? क्योंकि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो सेनेट में बैठे हैं, वो अवाम के नुमाइंदे हैं, उनके ज़रिए वो बनना चाहिए बजट। देखिए, बजट की जो प्रपोजल जैसे आपने बात की है कि 10 मार्च तक, वो चैम्बरों से भी मांगे हैं, और चैम्बर एक बहुत बड़ी मीटिंग 4 तारीख को कर रहा है लाहौर चैम्बर, और इसमें बहुत से मिनिस्टर्स आ रहे हैं, रज़ाक दाऊद साहब आ रहे हैं, असद उमर साहब आ रहे हैं, और फिर हमाद अज़हर साहब भी आ रहे हैं, जिनको हम अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। और उससे पहले एक ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स की मीटिंग हो रही है, तो हम वो सिफारिशात ज़रूर देते हैं, हर साल देते हैं, मगर बात यही है कि स्टेक होल्डर की बात सुनी नहीं जाती है, क्योंकि वो बजट कहीं और से बन के आ रहा होता है। इस्लामाबाद की ज़रूरतें और हैं, बिजनेसमैन की ज़रूरतें और हैं, ये एक पेज पे नहीं हैं। जिन जो एक पेज पे हैं
वो समझते हैं कि वो ही है, मगर बुनियादी तौर पे हुकूमत के साथ, क्योंकि कमाऊ पूत तो बिजनेस कम्युनिटी ही है ना जी, वो अगर एक पेज पे नहीं होगी और हम स्टेक होल्डरों के साथ मिल के पॉलिसीज़ नहीं बनाते, देखिए बहुत सी बातें R&D की होती हैं। अब R&P की बात होगी कि रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग में जब आप शामिल करेंगे स्टेक होल्डर्स को, तो वो उस पॉलिसी को ओन अप करेंगे और उस ओन अप करने के बाद वो उसी तरह से टैक्स सोहेल साहब, कोरोना में कौन सा आपका सेक्टर, ताजिर बरादरी का, आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कोरोना की वजह से ज़्यादा जिसको नुकसान हुआ है, उसको इस बजट में रिलीफ देने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा तो नुकसान लार्ज मैन्युफैक्चरिंग को हुआ है, और मतलब और फिर इंजीनियरिंग सेक्टर को हुआ है, और इवन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी डाउन गया। तो ये 3 सेक्टर बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि असल एम्प्लॉयमेंट तो इंजीनियरिंग सेक्टर और आपकी इंडस्ट्री क्रिएट करती है, और एग्रीकल्चर से आपकी फूड सिक्योरिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपने देखा चीनी भी बाहर से आई, गंदम भी बाहर से आई, जी, और कॉटन भी अब बाहर से आ रही है। तो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ ज़रूरी है और प्लस इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़रूरी है। आप SEZs बना रहे हैं, पर SEZs में लैंड की कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 2 एकड़ लेते हैं तो 4 करोड़ का वो है, तो बंदा उसके ऊपर लगाएगा क्या और खाएगा क्या? बात है। तो इनको लीज पे देनी चाहिए। और मजीद आगे बात करते हैं। इफ्तिखार शब्बीर साहब, जैसा सोहेल शारी साहब कह रहे थे, 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर में तो वैसे ही हुकूमत को आमदन तकरीबन ना होने के बराबर है, 2% भी नहीं टैक्स वहाँ से आता। जो सेल टैक्स के जो हमारे मामला हैं, इस मौजूदा जो हमारा सेटअप चल रहा है, जून तक बजट चल रहा है, इसमें कौन से ऐसे सेल टैक्स लगाए गए थे या तरमीम की गई थी जिनकी वजह से इस साल में हुकूमत को फ़ायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ा? एक तो जो बेसिक चीज़ है ना, वो तो सेल्स टैक्स रेट है। 17% सेल्स टैक्स रेट बहुत हायर साइड पे है। दुनिया के काफ़ी ममालिक है जिधर ये, अब मैं आपको कंपैरिजन बताना चाहूँगा। चाइना में जो सेल्स टैक्स रेट है वो 13% है, मलेशिया में 10% एंड 5% है। उसके अलावा जो सिंगापुर है उधर 9% है, जबकि पाकिस्तान में 17% है, बहुत हाई रेट है। उसकी वजह से महंगाई का तूफान जो बरपा है, महंगाई भी इसी वजह से है। सेल टैक्स जो कॉमन मैन है उस पर सारा असरात इसके सेल टैक्स के पड़ते हैं। जाहिर है, अब आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं तो टूथपेस्ट पे भी सेल्स टैक्स है। हर चीज़ जो भी आप एक साबुन लेते हैं उस पर भी 17% सेल्स टैक्स है। तो जाहिर है उसकी कीमत तो बढ़ जाती है उस चीज़ की, प्रोडक्ट की। प्लस आप डोमेस्टिक बिल्स देखिए, उसके ऊपर तो सरासर ज्यादती है कि जो GST लिया जा रहा है, कम से कम डोमेस्टिक बिल्स पे रिलीफ देनी चाहिए हुकूमत को, और उस पर से सेल्स टैक्स खत्म करना चाहिए। अच्छा इफ्तिखार साहब, जो सेल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो जितने लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं, आप समझते हैं पूरे मुल्क में वो सेल टैक्स हुकूमत के पास पूरा आ रहा है, या इसमें भी चोरी ज़्यादा होता है? टैक्स विजन होती है इसमें। अगर सपोज एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 2 लाख टैक्स पे रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स में, तो मैक्सिमम उसमें से 50,000 लोग सेल्स टैक्स जमा करा रहे हैं, बाकी लोगों की कोई रिटर्न्स भी नहीं फाइल कर रहे। और इसमें सबसे ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सेल्स टैक्स तो फिर भी नहीं आ रहा उनसे। इफ्तिखार शब्बीर साहब, अगर इसको सिंगल डिजिट सेल टैक्स को कर दिया जाए, जो कॉमन मैन है उसको कोई फ़ायदा हो सकता है? जी डेफिनेटली उसको बिल्कुल फ़ायदा होगा। सिंगल डिजिट पे आने से हर चीज़ की कीमत कम हो जाएगी, और इससे ज़ाहिर है रिलीफ जो मिलेगा वो कॉमन मैन को मिलेगा। ठीक है, तो इफ्तिखार शब्बीर साहब, जो ज़ीरो रेटेड इन्होंने सेक्टर को ख़त्म किया था, उससे क्या नताइज बरामद हुए? जो आपके क्लाइंट्स आते हैं ज़ीरो रेटेड वाले, वो क्या मसाइल है उनके? अब जो ये तजर्बा सही रहा हुकूमत का, या इसमें भी कोई नाकामी, इसको दोबारा बहाल करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है इसको दोबारा बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो रेटेड एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन उसके ना होने की वजह से लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। सैयद हसन अल कादरी साहब, इफ्तिखार शब्बीर साहब ने सेल टैक्स की जो डेफिनेशन बताई है, मैं आपसे चाहूँगा इनकम टैक्स पे हमको बात करें। इनकम टैक्स के जो कवानीन है, तो बजट है, उसको लफ्ज़ों का गोरख धंधा कहा जाता है। कौन सा ऐसे कवानीन है जिनको ऊपर नीचे करके हर दफ़ा FBR अपने आप को सेव करता है, ताकि उसको फील्ड में मेहनत ना करनी पड़े और मौजूदा टैक्स पेयर को निचोड़ा जा सके? किस तरह आप समझते हैं, किस तरह उसमें बेहतरी आ सकती है? देखें, चीज़ ये है कि अयूबी साहब, 2 बातें। एक तो जो बात कही ना लाशारी साहब ने, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उन्होंने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया कि जी बात ये है कि आप रेवेन्यू ओरिएंटेड बात करते हैं, आप ग्रोथ ओरिएंटेड बात नहीं करते। देखें, ग्रोथ के अंदर रेवेन्यू है, ये FBR को समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रोथ में रेवेन्यू मैं क्यों कह रहा हूँ है, वो इस वजह से है कि जब आप नए टैक्स पेयर जनरेट करेंगे ना सर, और आपके पास नए लोग आएंगे जो टैक्स देना चाहते हैं, उसके अंदर आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ठीक है, आपका जो मॉडल था वो टैक्स पेयर का मॉडल ये था कि आपने टैक्स पेयर को अपना पार्टनर बनाया था। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर आपने टैक्स पेयर को अपना पार्टनर बनाया था,
और आपने कहा था आए जी हम स्टेट के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि स्टेट को रन किया जा सके, ठीक है जी। और उसका जो सबसे बड़ी बैकबोन थी उस मॉडल की वो थी यूनिवर्सल असेसमेंट स्कीम, ठीक है। जो बजट आए हैं पिछले 3 सालों से उसके अंदर माजरत के साथ यूनिवर्सल असेसमेंट स्कीम का एक जनाजा निकाला गया और वो जनाजा इस शक्ल में निकाला गया है कि जो असेसमेंट 120(3) में की जाती है टैक्स पेयर की जब वो रिटर्न फाइल करता है, तो उस असेसमेंट का एक मजाक उड़ाया जाता है। मजाक उड़ाया जाता है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की शक्ल में, मजाक उड़ाया जाता है ऑडिट की शक्ल में, मजाक उड़ाया जाता है 161(205) की शक्ल में। जो असेसमेंट टैक्स पेयर फाइल करता है उसको नहीं माना जाता और हर साल ऑडिट किया जाता है। देखिए ये कहाँ का इंसाफ है। अगर आपने पैसे लेने हैं, आपने टैक्स पेयर से रेवेन्यू जनरेट करना है तो आप नए टैक्स पेयर जनरेट कीजिए। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स होते हैं उसमें आप क्या करते हैं कि आप नए टैक्स पेयर को लाने के बजाय पुराने टैक्स पेयर्स के लिए लॉ मुश्किल करते चले जाते हैं, उनकी असेसमेंट्स पे असेसमेंट्स करते जाते हैं और नताइज उसके ये हैं कि आप लिटिगेशन की तरफ चले जाते हैं। आपके टैक्स पेयर जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें आपकी हरासमेंट से, ठीक है। आपसे मुराद मैं FBR की बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि देखिए दिस इज़ नॉट ऑन। और फ्रेंकली स्पीकिंग देखिए बात ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी ये कहा गया है कि अगर आप एक हद से ज़्यादा सख्त होंगे ना तो लोग सर अपने कारोबार बंद कर देंगे। आई हैव क्लाइंट्स, लोगों ने ला के अपनी फैक्ट्री की चाबियाँ सामने रख दी हैं कि जी नहीं होता काम, बताएं हम क्या करें। आप क्या जवाब देंगे उनको? इस साल में FBR में काफ़ी रिफॉर्म्स लाई गई हैं, ऑडिट का निज़ाम लाया गया है, वो रिफंड्स का निज़ाम लाया गया है, ये काफ़ी रिफॉर्म्स आ रही हैं कि इससे कोई नए टैक्स पेयर इस नेट में नहीं आएंगे। आप क्या समझते हो उनको सहूलियत नहीं मिलेंगी अब जो नहीं? देखिए वो रिफॉर्म, देखिए रिफॉर्म नहीं, देखिए आपसे जवाब देता हूँ नाज़रीन, थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन भाई, रिफॉर्म्स बिल्कुल आप कह रहे हैं। देखें 2 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को कामयाब बनाने के लिए, 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है उसका डिज़ाइन और एक होता है उसकी ऑपरेटेबिलिटी, ठीक है। एक चीज़ है मैं आपको ख्वाब दिखाऊं, बेसिकली जैसे हमारी नई हुकूमत आई उन्होंने ख्वाब दिखाया जी 90 दिन में करप्शन ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आएगी, यूँ होगा, महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को तालीम मिलेगी, नौकरियाँ मिलेंगी, ये होगा वो होगा, ठीक है। और ऑपरेटेबिलिटी क्या है? 0 माजरत के साथ टिल डेट हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद द करंट गवर्नमेंट, हो सकती है, होनी भी चाहिए, बट देखें जब तक ऑपरेटेबिलिटी नहीं है ना किसी निज़ाम की तो वो निज़ाम वर्केबल नहीं है। देखें जो रिफॉर्म्स हैं वो वर्केबल होने चाहिए। क्या जो आप रिफ़ंड दे रहे हैं लोगों को, क्या आपके पास इतनी सहूलत मौजूद है कि आप रिफ़ंड दे सकें? माजरत के साथ नहीं है। इस वजह से नहीं है कि आपके पास लिक्विड इतने फ़ंड ही मौजूद नहीं है। हो क्या रहा है कि आप रिफ़ंड इशू कर देते हैं कि जी ठीक है रिफ़ंड इशू हो जाएंगे, आपके पास फ़ंड ही नहीं रिफ़ंड पे आउट करने के लिए। और हो क्या रहा है कि अगर आपने 100 लोगों के रिफ़ंड देने, जी एडजस्टमेंट नहीं करवाते। और उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि सबसे पहले तो जो खासम खास हैं उनको नवाजा जाता है। अगर 100 लोगों का रिफ़ंड दिया जा सकता है तो 40 तो वो हैं जो खासम खास हैं, तो बाकी जो 60 रह गए हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? और उनमें से भी 60 के लिए आपके पास 30 को देने के लिए पैसे हैं, तो बाकी जो आपके लोग बैठे हुए वो फिर जो करते हैं आप जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो बात है कि देखिए रिफॉर्म्स इन एसेंस नहीं है, इन रियलिटी रिफॉर्म नहीं है। और रिफॉर्म्स जो होते हैं वो टैक्स इस दफ़ा रेट उसके बढ़ाया गया, उससे रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतरी आई है कि ये फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा हमें? देखिए मैं फिर इसको थोड़ा सा आप लिंकअप करें सेल टैक्स के साथ। देखें जो यूनिवर्सल असेसमेंट स्कीम थी, अगर आप वापस आएँ 2001 का जब ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद अब्दुल्ला यूसुफ साहब का जब ज़माना था, जब वो चेयरमैन थे, ही वाज वन ऑफ द चेयरमैन जिनको तमाम चैम्बर्स ने, मेरा ख्याल है लाशारी साहब मेरी बात को एंडोर्स करेंगे कि तमाम चैम्बर्स ने उनको फेयरवेल दिया एंड ही वाज द मोस्ट क्रेडिबल पर्सन ऑफ FBR डिक्लेयर्ड बाय एनी ऑल चैम्बर्स। पॉलिसी क्या बनाई थी? सर उसमें नहीं, सर उसमें यही था ना, सर उसमें यही था ना, सर मैं गुजारिश कर दूं ना, उसमें गुजारिश ये है कि उनका ये तरीक़ेकार ये था कि वो स्टेक होल्डर्स को बुलाते थे, वो कहते थे जनाब हमें इतना टैक्स चाहिए, हमें बताएं जी हम क्या करें, ठीक है, आपको ऑडिट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो चीज़ें डिस्कस होती थी, मैटर सॉर्ट आउट होते थे, विन विन सिचुएशन लेके आते थे, बात ख़त्म हो जाती थी। यही इफ्तिखार कुतुब साहब भी करते थे। आप ये क्यों नहीं कर सकते? मेरा ये सवाल है इस वक्त हुकूमत वक्त से, आप ये क्यों नहीं करना चाहते?
आप अगर ये नहीं करेंगे तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है आप डीरेल कर देंगे। और देखें जो टर्नओवर टैक्स का प्रॉब्लम है यूवी साहब, वो सबसे बड़ा ये है कि आपने जो रिटेलर को टर्नओवर टैक्स किया, आपने फ़ायदा दिया, उसके अंदर भी आपने कन्फ्यूजन रखी, फिर टर्नओवर टैक्स आप 1.5% तक ले गए। देखें 1.5% एक बड़ी मेजर फिगर है अगर आप बात करें बिजनेसमैन के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात है कि आपने दो नुकसानात किए। नंबर एक, आपने टर्नओवर टैक्स ऊपर कर दिया। नंबर दो, उससे क्या हुआ कि लोगों ने अपनी सेल्स डिक्लेयर करना कम कर दी। इफ्तिखार साहब मेरी बात से क्लियर करेंगे, फेक इन्वेस्टमेंट फेक लोगों ने सेल टैक्स, देखिए सेल टैक्स की मैनिपुलेशन टर्नओवर टैक्स से इनकरेज होती है। जब भी आप टर्नओवर टैक्स ऊपर की तरफ लेके जाएंगे वो इनकरेज होगी। और बारहा दफ़ा हम ये बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहते रहे हैं कि जनाब अगर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करवाना चाहते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं, तो डिजिटल टर्नओवर के कॉन्सेप्ट को आप प्रमोट करें, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को बेनिफिट दें। अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन के जरिए काम करता है तो उसको बेनिफिट दें। और बाकी जहाँ तक बात है, आपने ज़्यादातर जो मामला है विद होल्डिंग के ले लें, बाकी ले लें, तमाम तो जिम्मेदारी आपने टैक्स पेयर की लगाई हुई है। एफपीआर करता क्या है? मिनिमम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया था उसमें कोई बेहतरी है? देखें मिनिमम टैक्स या अगेन देखें उसमें सबसे बड़ा मसला आ गया। देखें बात यह है कि मादत के साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जी हमारा जो टैक्स पेयर है ना, उनको भी ये नॉलेज नहीं देते। ठीक है। लेकिन इसमें मैं बेसिकली क्रेडिबिलिटी देना चाहूँगा। मैंने एक लेक्चर किया था इसके ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैक्स रिजीम का, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने एक लेक्चर दिया था जो कि फाइनेंस और टैक्सेशन कमेटी ने वहाँ पे उसका इनेकाद कराया था। तो उसमें हमने बड़ा कैटेगोरिकली इस बात की अप्रीहेंशन दी थी। और वहाँ पे नायब सदर साहब भी मौजूद थे उस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो उन्होंने कहा था कि जी तो हसन साहब आपने जो बताया है, तो जो आप दिखा रहे हैं हमें, ये तो तूफ़ान बरपा होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ कि देखें ना मिनिमम टैक्स का किसी को कॉन्सेप्ट था, बुक्स ऑफ अकाउंट बनते कोई नहीं थे, उन क्लाइंट्स को पता ही कुछ नहीं था। फिर आपके सिस्टम के अंदर एरर थे, आईआरएस के अंदर एरर थे। मेरे जो दोस्त हैं हमारे साथ, इफ्तिखार साहब बैठे हैं, वो एग्री करेंगे कि इंपोर्टर को सीरियस जेन्युइन इशूज़ आए हैं सर रिटर्न फाइल करते हुए, कमर्शियल इंपोर्टर को जेन्युइन इशूज़ आए। और देखें आपने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये किया कि फाइनल टैक्स रिजीम के ज़रिए एक बंदा रिटर्न फाइल करता था, वो आपको टैक्स पे करके घर चला जाता था। अब आप उसको कहते हैं नहीं जी वो मिनिमम टैक्स है। अब मिनिमम टैक्स से अगली स्टेज है नॉर्मल टैक्स की। तो क्या आप उसको नॉर्मल टैक्स की तरफ ले जा सकते हैं? और अगर आप नहीं ले जा सकते, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, तो आई बिलीव दैट यू शुड टेक बैक them towards the final tax। यानी जो भी तजर्बात होते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ से हटके होते हैं। सर तजर्बात ज़मीनी हक़ाइक़ से हटके होते हैं। और एक और बड़ी मज़ेदार बात है, क्लॉज 94 उसको हमने मजाक बना लिया। कभी दिल करता है एक क्लॉज ऐड कर देते हैं, फिर अगले साल आते हैं फिर उसका लॉ कुछ और बना देते हैं। मुझे ये बताएं, यहाँ पे लाशारी साहब बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन प्लानिंग क्या करें? ठीक है, क्या प्लानिंग कराना चाहते हैं आप बिजनेसमैन से? कोई 5 ईयर का प्लान बना सकता है? कोई बिजनेसमैन टैक्स की बेस पे 5 ईयर का प्लान नहीं बना सकता। इवन आई हैव फिजिबिलिटीज़, मैंने क्लाइंट्स की अपनी फिजिबिलिटीज़ बनाई हैं। क्लाइंट्स हमें खुद कहते हैं कि जी आप 10 या 15% एक्स्ट्रा प्रोविजन डाल दें एक्स्ट्रा टैक्स कॉस्ट की, बिकॉज वी डोंट नो कि हमें आगे क्या मिलना है। ठीक है। तो कोई किसी किस्म की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है आपकी है ही नहीं। जब आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है तो आप बिजनेसमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं? सही कह रहे हैं आप। मैं सोहेल साहब की तरफ आता हूँ। सोहेल शायर साहब, जिस तरह हुकूमत ने इस दफ़ा तामीराती शोबे के लिए आपको यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, वज़ीर आज़म साहब आज तक बार बार कह रहे हैं मैंने 40 इंडस्ट्री को ज़्यादा उसको बेनिफिट हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री को भी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, या इससे मुतल्लिक़ा जो तमाम जो सेक्टर हैं जो तामीराती शोबे से जिनका ताल्लुक़ है उनको भी यही यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए ताकि उनको वो भी अपनी नई इंडस्ट्री लगा सकें, अपने काम को चला सकें? मेरे ख्याल में सारी गुफ्तगू का जो अहम सवाल है वो ये है जो आपने अब किया। जी जी। क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़े जंप स्टार्ट की ज़रूरत है। एक फ्लाई व्हील जो मुजमद हुआ है उसको धक्का लगाने की ज़रूरत है। उस धक्के लगाने के लिए सिर्फ एक इंडस्ट्री को या एक सेक्टर को मुराद देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़े अरसे से अपने चैम्बर में भी और जहाँ भी मैं मदऊ होता हूँ ये बात करता हूँ कि अब अगर हुकूमत और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब कोई आउट ऑफ बॉक्स की बात करते हैं तो फिर आउट ऑफ बॉक्स करें ना। और आउट ऑफ बॉक्स क्या है, ये मैंने बहुत से मिनिस्टरों से भी बात की है कि सारे पाकिस्तान को SEZ डिक्लेयर कर दें, जो जहाँ काम करना चाहता है करे। ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेशली किसी ऐसी जोन में ही जाए। मैं लाहौर में हूँ, मैं शायद फैसलाबाद ना जाना चाहूँ, मगर मैं लाहौर में जहाँ भी ज़मीन ख़रीदूँ, जहाँ भी करना चाहता हूँ, जो SEZs को मुराद हैं वो उसको दीजिए। सारे पाकिस्तान को SEZ बना दें और फिर देखें और वो सारी मुरादें उसको दें। मुराद के बाद मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुरादें भी ना दें, गिव देम फ्रीडम टू वर्क। 1% या 2% वैसे सबसे टैक्स ले लें, वो आज़ादी खुद दे दें, जितना मर्जी ले लें, इंसेंटिव भी ना दें, मगर काम करने दें। इस वक्त बात यही है कि काम करने ही नहीं दिया जाता।
इतनी एजेंसीज, इतने अथॉरिटीज़ पीछे आपके पड़ जाती हैं कि आप हर वक्त उनको डील करते रहते हैं। अगर आप सिर्फ एक कहते हैं ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, मगर मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस हुकूमत को देनी चाहिए। अभी आपने ज़ीरो रेटेड से भी बात की है। देखिए, ज़ीरो रेटेड हर उस रॉ मटेरियल को होना चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं बनता और बाहर से आता है। उसकी अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसी भी ले सकते हैं कि भाई ये सामान पाकिस्तान में नहीं बनता, क्योंकि उसमें फिर वैल्यू एडिशन होनी है चाहिए, जो मेरे अभी भाई ने बात की है। ना हमारा ध्यान वैल्यू एडिशन की तरफ है, ना हमारा ध्यान एक्सपोर्ट की तरफ है। वो जो ट्रेडिशनली 4, 5, 10 आइटम आप एक्सपोर्ट करते हैं उन्हीं को आप बर्डन किए जाते हैं। देखिए, अब ज़माना पिछले 15-20 सालों से बिजनेसमैन के लिए बहुत बदल गया है, और अब वो ट्रेडिशनली जो हमारी इंडस्ट्री थी वो नहीं रही है। अब सर्विस इंडस्ट्री है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग अब और तरीके से हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग वो पुराना लेथ मशीन वाला नहीं रहा। तो इसलिए जो भी रॉ मटेरियल है, अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हुकूमत ने दी है, तो बैटरी यहाँ नहीं बनती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ नहीं बनती है, तो उनके जितने रॉ मटेरियल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट होगा, उनको ज़ीरो रेटेड करें ना, ताकि वो मटेरियल बाहर से आएगा। आपकी इंजीनियरिंग, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके मतलब कि यहाँ बननी शुरू होंगी चीज़ें। आप अगर सिर्फ आपका इंपोर्ट क्यों होता है, बिकॉज इंपोर्टिंग इज ईजी। चाइना की मिसाल सबके सामने नहीं है वैसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सामने। और जो उन्होंने तरक्की की है, जिस तरह की है उन्होंने, बिल्कुल हांगकांग में जाके उन्होंने कहा हमारा बंदा कोई नहीं आएगा, आपका बंदा जो मर्जी इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में कर सकता है, उससे कोई नहीं पूछा जाएगा। देखिए, क्योंकि आपने बजट के हवाले से ही सारा प्रोग्राम रखा हुआ है, तो पहली बात तो ये है। दूसरी जो आपने अब बात की है ना, उसमें हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं किसी भी आइटम की। सो यहाँ पे लैब्स क्रिएट करने की बहुत अशद ज़रूरत है इस बजट में। उनके लिए कोई चीज़ रखनी चाहिए। हर एससीजी में एक अच्छी लैब हो जिसमें आप टेस्टिंग कर सकें अपने मटेरियल की, और स्टैंडर्डाइजेशन कर सकें अपने मटेरियल की। सो इस किस्म की, फिर क्योंकि टैक्सेशन के बारे में ये ज़्यादा जानते हैं, मगर वैल्यूएशन जो बाहर से कोई सामान आता है, हम बिजनेसमैन बहुत ही हिंड्रेंस फील करते हैं कि वैल्यूएशन के एक्सपर्ट्स इनके पास नहीं है कि वो प्रोडक्ट की वैल्यूएट कर सकेंगे जिसके ऊपर टैक्स कितना होना चाहिए और ये कितने की आई है। हम बहुत ज़बरदस्त ये हिंड्रेंस फील करते हैं और रुकावट फील करते हैं। सो बजट के ऊपर जी, मतलब कि इसी तरह अब ये जो बिजनेसमैनों को कहा गया कि जी आप शनाख्ती कार्ड की शक्ल लगा दी कि जी जो 50,000 से ऊपर करेगा तो वो शनाख्ती कार्ड दे, या ये किस किस्म की फजूल हरकतें हैं। कि मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस दें, कि लोग खुल्लम खुल्ला काम करें और फिर आपको टैक्स दें। अगर आप सिर्फ टैक्स ही लेने के लिए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी FBR पार्टनर बने, बड़ी खूबसूरत बात की है, मगर बात की हद तक खूबसूरत है। FBR इज़ मास्टर एंड नॉट फ्रेंड्स। मतलब कि वो, और आपको ना ही कोई ऐसा पन बने देते हैं कि जी आप ज़्यादा कमाएं और फिर ज़्यादा दें। सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, और हमें फिर वही बात है कि आप एक आज़ादी दें काम करने की, रॉ मटेरियल्स, उसके वैल्यूएशन, फिर उसके बाद। अच्छा सर साहब, हमें इंपोर्ट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए या एक्सपोर्ट पे? अगर एक्सपोर्ट पे हम जोर देते हैं ज़्यादा, तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, मटेरियल बहुत चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं हमें। देखिए, इसका तो बैलेंस ही होना चाहिए ना जी। मगर चूंकि पाकिस्तान शुरू से इजी वे आउट चाहता रहा है कि बाहर से अगर एक चीज़ मिलनी है, तो मिसाल के तौर पे ये लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज ही हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, आप बाहर से ले आए जी, यहाँ ना बनाए, तो फिर इंपोर्ट तो आपके पड़ेगी ना। इफ्तिखार शब्बीर साहब, जिस तरह अभी शेर साहब फरमा रहे थे, CNSE की बात कर रहे थे, दूसरी कर रहे थे, हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उसमें एक एंटीएन है, वो तमाम सूबों में उसी एंटीन से अपना टैक्स जमा करवाता है। सूबा अथॉरिटीज़ अलहदा, उनका कोई वैसा चक्कर नहीं है। क्या पाकिस्तान में इस तरह मुमकिन है एक ही एंटीन से वो बलूचिस्तान में टैक्स अदा करे, वो सिंध में करे, वो पंजाब भी करे, रिटर्न उसको एक देनी पड़े? दूसरा ये जो टैक्स फ्रॉड है और जाली इनवॉइसिंग है और खामियों, किस तरह इनका खात्मा किस तरह मुमकिन है? पहले तो आपने बात की कि एक ही एंटीएन हो, बिल्कुल ही ऐसा मुमकिन है। अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल हो सकता है। इस पर अगर FBR वर्किंग करे और जितना इनके पास मशीनरी है, जितना इनके पास नेटवर्क है, ये क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ तक आपने इन्वॉइसेस का कहा है, तो उसमें अभी मेरे भाई ने, हसन ने भी कहा कि उसमें यही है कि सिंगल डिजिट पे सेल्स टैक्स को लें,
जाली एनवासी खत्म हो जाएगी। इनपुट टैक्स का खात्मा कर देना। जब इनपुट टैक्स ही नहीं होगा तब आप एक बंदे से आउटपुट टैक्स ले लेंगे। जब इनपुट टैक्स ही नहीं होगा तो इनवॉइसेस का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। हाँ, जब उनको प्रूफ करवाओ, उनको भी वो चेकिंग करवाओ, उनकी रिश्वत अलहदा दो, अलहदा टाइम ज़ाया करो उस पर, उसमें रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, इस पे हुकूमत को लाजमी गौर करना चाहिए। हसन अली कादरी साहब, जो मिनी बजट हैं, आपने 5 साल की बात की, क्या 1 साल में हम रह सकते हैं, हमारी हुकूमत या FBR जो बजट पेश किया जाए पूरा साल उसी पे अमल पैरा हो? कोई मिनी बजट जो हथियार हैं FBR के, तलवारें हैं, जो बंदूकें हैं, जो 176 की सूरत में है या दूसरे नोटिस की सूरत में, वो किस तरह मुमकिन है, किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है ताकि ये बार बार का जो मिनी बजट है इसका बोझ अवाम पर ना पड़े? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन भाई, आप जो बात कर रहे थे मिनी बजट की, देखें सबसे पहले, इससे पहले कि मिनी बजट की हम बात करें, हमें हकाइक की तरफ जाना पड़ेगा। इस वक्त हकीकत क्या है? इस वक्त हो ये रहा है कि कोरोना आ गया जी, कोविड का मसला है जी, लोग कारोबारी मामलात में परेशान हैं, टैक्स देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और FBR क्या कर रहा है कि वो उनकी अमेंडमेंट्स भी कर रहा है, उनके ऑडिट्स भी कर रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे हुआ ही कुछ नहीं है, माजरत के साथ। इस तरह होने की वजह से वो 22 करोड़ मामलात वही चल रहे हैं, मामलात वही चल रहे हैं ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, कोरोना की दलदल से या निकला नहीं है तो ये मामलात चल रहे हैं। अब उसमें क्या है कि देखें, उसमें ये हो रहा है कि असेसमेंट भी हो रही है, मामलात चले जाते हैं लिटिगेशन में। देखें, जब आप सही रोड मैप में नहीं होंगे ना, तो फिर मिनी बजट हुकूमत की मजबूरी बन जाएगी। हुकूमत के लिए मिनी बजट एक मजबूरी इसलिए बन गया है कि हुकूमत असल जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो ही नहीं कर रहा। हुकूमत बारहा दफ़ा ये कर रहा है कि जी हाँ जी, होता क्या है, बजट आता है और बिल्कुल सही फरमाया है कि जी बजट जो है वो बताया जाता है कि जी ये बजट होना चाहिए। देखें, बात ये है कि इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर स्टेक होल्डर IMF है, अगर FATF के मामलात हैं, तो उसके साथ साथ आपके बिजनेसमैन भी स्टेक होल्डर हैं। आपको चाहिए रिज़ल्ट कि जी आपको ये रेवेन्यू चाहिए, आप बैठ के बात तो करें, आप पूछे तो सही कि इसके क्या मामलात हो सकते हैं बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन हो सकता है, दोस्त बिजनेसमैन, आपने कभी टैक्स बार को बुलाया, बिजनेसमैन को बुलाया, अगर टैक्स बार को भी बुलाया तो टैक्स बार की कितनी आपने सुनी? सवाल ये है, देखिए सवाल ये है, किसी न किसी ठीक है, कानून पे दूसरी अवेयरनेस बात देती है अपने मेंबरान को, कुछ भी नहीं कर रहे ताजरों को, तो FBR की तरफ से मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अब उसमें क्या है कि देखें, जब तक आप एक सही रोड मैप पे नहीं होंगे, आपका नज़रिया ये नहीं होगा कि हमने नए टैक्स रेवेन्यूज़ जनरेट करने हैं, सारा कुछ करना है। देखें, एक कारोबारी लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं टैक्स पेयर हूँ और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल FBR से ये होता है, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे मैं ये बात करता हूँ कि जनाब हसन साहब, मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे ये बताएं, जो मेरा कंपेटिटर टैक्स प्रॉपर पे नहीं कर रहा वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, उसको तो पूछता कोई नहीं है। मैं तो टैक्स पे करता हूँ, मैं तो ऑडिट भी करवाता हूँ आपके कहने पे, मैं तो ऑडिट भी अपना ऑडिट टैक्स का करवाता हूँ, आपको SCCP की वजह से भी ऑडिट करवाता हूँ, फिर मैं जनाब उसके अलावा आपका 161 भी भुगतता हूँ, फिर मैं हाई कोर्ट को भी भुगतता हूँ उसके जो मुकदमात हैं टैक्स के हवाले से। तो मामला ये, वो तो हमसे ये सवाल करता है कि इतनी हैसल, और जो ये बड़ी अच्छी बात की ना जी, फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस इन एसेंस यही है कि आप उसको काम तो करने दें, उसका तो आधा वक्त तो आप इसमें ज़ाया कर देते हैं। हाँ जी, मेरी कंसाइनमेंट फंसी हुई जी, मैं क्या करूँ, कस्टम से निकले सेल टैक्स में फंस गए, सेल टैक्स से निकले डायरेक्ट टैक्स में फंस गए, रही से ही कसर आपके जो, जैसे आपने फरमाया, जो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ निकल गई, और बाकी आपका फेडरल एक्साइज वगैरह की तरफ चले गए। ठीक है ना जी। तो बात यह है कि अगर इन्हीं मामलात के अंदर बिजनेसमैन ने रहना है तो बिजनेसमैन का कोर कंप्लायंस नहीं है। देखिए, कंप्लायंस इज़ वन पार्ट ऑफ द बिजनेस, कंप्लायंस इज़ नॉट द कोर। आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लायंस कोर है, कंप्लायंस एक हिस्सा है कारोबार का। आपने कारोबारी लोगों को कंप्लायंस पे लगा दिया है, क्या वो इकॉनमी को नहीं लेके चलेंगे? अगर आप इसी तरह कंप्लायंस करवाते रहे तो इकॉनमी को आप कोलैप्स करवा रहे हैं, इकॉनमी विल कोलैप्स। अब जिस तरह इन्हें प्रोफाइल अपडेट के लिए आखिरी तारीख का ऐलान किया जा रहा है जी, अगर बंदा वेल्थ स्टेटमेंट भी देता है, रिटर्न भी अपनी देता है, ऑडिट भी अपना करवाता है, फिर ये अब प्रोफाइल अपडेट क्यों? या क्या उस चलो मान लिया कर भी वो बंदा करता भी है, क्या उसके लिए कोई आसान फार्म या कोई सादा, कोई ऐसा आसान जिसको आम बंदा उसको भर सके, कोई अखबारी इश्तिहारात या कोई इस तरह की
शऊर आगाही मुहिम का आगाज़ किया जाता ताकि आम लोग यूबी अपनी साहब प्रोफाइल अपडेट कर लेते। आपने बड़ी एक जैसे कहते हैं ना दिल जो के वकील तार की फीस छेड़ने नहीं वाली दे बात सकता, कर दी है। अपनी प्रोफाइल देखिए, अपडेट करके मैं फॉर्म तो बिल्कुल भर सकता आपने था। दिल के तार छेड़ने वाली बात कर दी। देखिए बात यह है कि जो प्रोफाइल है बिल्कुल अपडेट होने की एक डेडलाइन होनी चाहिए, उससे मैं डिसएग्री नहीं करता। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव होगी उससे बीइंग अ प्रोफेशनल मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करवा के कर क्या लिया? आपने विदहोल्डिंग टैक्स कटवाया, लोगों से स्टेटमेंट फाइल करवाई कि जी नॉन फाइलर का करो। नॉन फाइलर के डाटा कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप नॉन फाइलर का किसी भी डाटा? मुल्क की जो और नंबर दो जो चीज़ है सर, मैं आपकी गुफ्तगू सॉरी मादत, एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप ये बताइए कि आप बैंक स्टेटमेंट तो बैंक से अब खुद आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो आप मेरे से क्यों इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं? अगर मैं नॉन कंप्लायंट हूँ तो जाएँ बैंक से पूछें मेरी स्टेटमेंट के बारे में, डू योर जॉब। सही कह रहे हैं आप हसन भाई। किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है वो टैक्सेस पर है, लेकिन किसी ने जिस तरक्की याफ्ता ममालिक जिस किसी ने मुल्क ने भी तरक्की की है वो डायरेक्ट टैक्सेस से की है या इनडायरेक्ट टैक्सेस से की है। हमारा अलमिया कहाँ पे, हम कहाँ पे खड़े हैं? विद होल्डिंग पे खड़े हैं, सेल टैक्स पे खड़े हैं या इनकम पे खड़े हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है, और मैं समझता हूँ कि आपने जो पूरी गुफ्तगू है ना उसको आपने समेट दिया है इस सवाल के अंदर। तो मैं अपने जो हमारे भाई हैं उनकी इजाज़त के साथ इसको थोड़ा सा सम अप करूँगा कि देखिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जी डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली हमने करना चाहिए था। देखें टैक्स जो है ना होता इनकम पे है। तमाम दुनिया में जो सबसे ज़्यादा टैक्स जो मुल्क जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इनकम पे टैक्स लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स लेते हैं। जो आप कमाते हैं उस पर टैक्स लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़रूर लिए जाते हैं लेकिन उसका रेशो काफ़ी हद तक कम होता है, बहुत कम होता है। जी मैं इफ्तिखार भाई आप तरफ आता हूँ, मैं हसन साहब से जरा ठीक है, उसमें बहुत कम होता है। ठीक है, और सबसे अहम बात है कि देखिए हो क्या रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भाई ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। देखिए हो क्या रहा है, आपने डायरेक्ट टैक्स को छोड़ा, फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स में आ गए, फिर सोने पे सुहागा आपने क्या किया कि जी मैंने तो कुछ करना नहीं है, ऐसा करो टैक्स पेयर को करो आप विद होल्ड करो, आप ही जमा कराएं, आप ही स्टेटमेंट दें, आप ही पेनल्टी भुगतें, आप ही बाकी चीज़ों को भुगतें। तो भाई आप क्या कर रहे हैं, आप किस लिए हैं? अगर मैंने ही सारा कुछ करना है तो फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं? देखें डायरेक्ट टैक्स आपने छोड़ा, फिर आप इनडायरेक्ट की तरफ आ गए, और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के अंदर जो एक आपने नई चीज़ ईजाद की है वो है विद होल्डिंग एजेंट। और विद होल्डिंग एजेंट को आप ट्रीट इस तरह करते हैं जो मादत के साथ शायद किसी घर के मुलाजिम को भी कोई ट्रीट ना करता। लेकिन हसन भाई वो भी तो है ना, विद होल्डिंग एजेंट्स है उन चलो रिबेट भी नहीं देते कुछ भी नहीं, वो भी 30% भी हुकूमती खजाने में विद होल्डिंग जो बिल्कुल सही है। लेकिन सर चोरी हो रहा है तो वो डिपार्टमेंट की वजह से है ना, बिल्कुल गलत है ना सर। आप देखें ना, आपकी मशीनरी करें ना, उसको प्रोब करें, कौन मना करता है? देखें ये तो आपका लैप्स है ना जी। हसन भाई क्या टाइम कम है, क्या आखिरी एक मिनट आपके पास क्या तजवीज़ है आपके लिए? सर सिंपल चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, अपने आप को करेक्ट करें। इतने फाइलर्स बढ़ गए हैं, इस बात को ख़त्म करें। टैक्स पेयर बढ़ाएं, वो टैक्स पेयर बढ़ाएं जिस वर्टिकल इंटीग्रेशन करें जो टैक्स दे सकते हैं, ऑडिट से और ऑडिट जो है उसको 5 साल पे कर दें बस। इफ्तिखार साहब सेल टैक्स में क्या इस बजट में अमेंडमेंट्स आनी चाहिए जो आप समझते हैं, क्योंकि आप सदर भी रहे वो टैक्स बार, क्या तजर्बात आपके कहते हैं? मेरा तो वही, मैं जो पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सेल्स टैक्स रेट को कम करना चाहिए, उससे एक कॉमन मैन को बेनिफिट होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी ऑडिट जो है, सेल्स टैक्स ऑडिट भी एटलीस्ट आफ्टर 5 ईयर्स होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी तलवार हर वक्त लटकी हुई है कि जी हर साल आपका नाम आ सकता है, आपका ऑडिट हो जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सही कह रहे हैं आप। सोहेल शायर साहब 2 मिनट हैं सर आपके पास, क्या आपकी चैम्बर की तरफ ताजिर बरादरी क्या चाहती है इस बजट में? देखिए जी बजट में ऑब्वियसली इट्स ए वास्ट डॉक्यूमेंट और उसमें ज़्यादातर तो तवज्जो टैक्सेशन की तरफ ही होती है, मगर मेरा और हमारे चैम्बर का ये इशू नहीं है। वी फील कि जी हेल्थ सेक्टर पे, फिर एजुकेशन पे, इरिगेशन पे स्पेंड करना पड़ेगा आपको, मज़ीद डैम्स बनाने पड़ेंगे, बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। सो बजट में ओवरऑल एक बड़ा होलिस्टिक इंक्लूसिव किस्म का बजट आना चाहिए। सर तवज्जो टैक्सेशन पे नहीं होनी चाहिए कि कौन सा छोड़ दें और कौन सा लगा दें। एक ऐसा होलिस्टिक बजट दें जिसमें कि बिजनेसमैन को ये फील हो कि मुझे फेलिसिटेट किया जा रहा है और मैं काम को दौड़ूं। जैसे आप अपनी इंडस्ट्री में चाहते हैं ना कि अच्छे लोग हों और आप उनकी तनख्वाह भी बढ़ाते हैं, उनको और मरातें भी देते हैं कि ये अच्छा काम करे, तो हम चाहते हैं कि हुकूमत भी इसी तरह बिजनेसमैन ट्रेडर्स को सराहे, उनसे काम ले। और फिर ऑब्वियसली जो आपने जो पहले बात की ना कि तरक्की टैक्सेशन से की, तरक्की टैक्सेशन से नहीं की, तरक्की काम करने से की है, टैक्सेशन बाद में आता है। ये एग एंड चिकन वाली बात नहीं है, पहले चिकन ही आएगा और फिर एग आएगा कि पहले बिजनेस करेंगे,
आप किसी को करने देंगे, वो करेगा, वो आपको टैक्स देगा, पहले ही टैक्स नहीं देना शुरू कर देगा घर बैठे ही। ज़रा पर काम होगा तो काम आमदन होगा। होगी ना। इसलिए जी। हमें टैक्स देना चाहिए, हमसे टैक्स लेना चाहिए और उसको रैशनलाइज करें ना टैक्स। जैसे अभी मेरे भाई कितनी बार कह चुके हैं कि 17% सेल टैक्स बड़ा ज़्यादा है। इसी तरह और सारे टैक्सेस जो हैं वो मजमूई तौर पे अगर एक इंडस्ट्री पे आप देखें तो 40 से 50% टैक्स बन जाते हैं। जी जी। क्योंकि क्यूमुलेटिव भी कई होते हैं। तो मतलब ये कहने का कि टैक्स का मतलब ये नहीं है कि हम रॉबिनहुड के दौर में चले गए हैं और ज़बरदस्ती टैक्स लेना है। इस तरीके से लें कि बंदा खुशी खुशी पैसे भी सोहेल ले। साहब 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून आती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तीसरा बजट होगा, तीसरा साल उसका शुरू होने वाला है। आप क्या समय को उम्मीद करती है ताजिर बरादरी इमरान खान साहब से इस बजट में कोई रिलीफ वाकई? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा रिलीफ हो सकेगा। उस सिर्फ एक ही वजह है कि ये IMF का बजट होगा। अगर हम आज़ादी से बजट बनाते तो शायद हम काम कर सकते। तो उसकी वजह से आप देख लेना, आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आए दिन बिजली की कीमत बढ़ रही है। तो हुकूमत तो नहीं चाहती है, मगर चूंकि आपने शरायत मारनी है तो फिर ऐसा ही होगा। तो फिर तो ऐसा ही होगा। सोहेल शेर साहब आपको बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार शबीर साहब आपको बहुत शुक्रिया, हसन अली कादरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को